तो दूसरा क्वेश्चन बेटा अपन करने वाले हैं। अभी अपन ने अक्षीय स्थिति पढ़ ली है, अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, निरक्षीय स्थिति। ये दोनों क्वेश्चन में से बोर्ड एग्जाम में एक जरूर आएगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, या तो अक्षीय स्थिति आ जाएगा या निरक्षीय स्थिति आ जाएगा, और नहीं आएगा तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, तो वो तो आपको पढ़ने हैं, है ना। तो ये आज अपन करने वाले हैं बेटा, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निरक्ष का मतलब क्या होता है? निरक्ष का मतलब होता है अक्ष के लंबवत। अक्षीय का मतलब अक्ष पर, तो निरक्षीय का मतलब अक्ष के लंबवत। इतना समझ में आ गया? तो अक्ष के लंबवत एक बिंदु लेंगे और उस पर हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, चलो तो देखें ध्यान से। मान लो एक ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है ना, मान लो ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 12 है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अक्ष के लंबवत बिंदु लिया कि नहीं? अक्ष के लंबवत बिंदु लिया तो इसलिए वो निरक्षीय, और अक्ष पर लेते तो अक्षीय होती। इतना समझ में आ गया कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 12 है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसके लंबवत एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी दिशा जो होगी इस बिंदु की तरफ, इसकी जो दिशा होगी वो इधर की तरफ होगी। ऐसे है ना, E1 प्लस क्यू आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बिंदु P से दूर होती है ना, और माइनस क्यू आवेश की वजह से माइनस की तरफ होती है E2, E1 और E2। मान लो ये कोण बन रहा है थीटा, ये भी कोण बन रहा है थीटा, तो बेटा ये भी बनेगा थीटा और ये भी बनेगा थीटा। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ये इसकी दूरी इधर की तरफ और इसकी दूरी इधर की तरफ। आपको पहले बता चुके हैं, प्लस क्यू आवेश की वजह से बिंदु की जो दूरी मतलब जो दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की, वो हमेशा प्लस से बिंदु की तरफ होती है, तो इधर होगी। अब प्लस यहाँ है और बिंदु यहाँ, तो इधर होगी। और माइनस क्यू की वजह से बिंदु जो है उसकी जो दिशा है बिंदु से माइनस की तरफ होती है, तो ये बिंदु है, माइनस चार्ज है, तो इधर की तरफ। क्लियर? आगे समझ में इतना? अब अपन ध्यान से देखें तो इस E1 को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमें E फाइंड करना है, तो ये बिंदु P है, तो हमने इस E1 को दो भागों में तोड़ दिया, एक परपेंडिकुलर, एक हॉरिजॉन्टल। जिनको बहुत सारे लोगों को तोड़ना नहीं आता, मैं बता देता हूँ। अगर मैं किसी चीज को ऐसे तोड़ूंगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, तो जहां कोण थीटा बनेगा वहां कॉस आएगा, तो ये आ जाएगा E cos थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, E sin थीटा। अगर थीटा यहां बनना होता तो इधर कॉस आता है, इधर साइन आता है। तो इसमें भी थीटा इधर बनना है, तो इधर क्या आ जाएगा, E1 cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, E1 sin थीटा। इसी तरीके से इस E2 को जब हम दो भागों में तोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा E2 cos थीटा, क्योंकि यहां थीटा बनना, और यहां क्या आ जाएगा, E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तोड़ना सिखा दिया ना। जैसे किसी की दिशा इस साइड है और इसको मुझे तोड़ना है, तो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। तो थीटा यहां बनना है, तो ये जो मान लो P है, तो ये आएगा P cos थीटा, क्या आएगा, और ये आएगा P sin थीटा। ऐसे ही यहां पर E2 था, तो ये E2 cos थीटा और ये E2 sin थीटा। बताओ ये तोड़ना समझ में आए? अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम किसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश का। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या आ जाएगी, E1 = 1/4πε0 Q अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, ये पूरी 12 थी, तो आधी ये क्या है L, ये क्या है L और ये R। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगी, R² + L² अंडर रूट। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा अंडर रूट में R² + L²। तो यहाँ पर हमने लिखा अंडर रूट R² + L² का होल स्क्वायर।
अंडर रूट से स्क्वायर काट भी सकते हैं अपन, लेकिन अपन बाद में काट लेंगे, है ना। अभी एक क्वेश्चन बस बना लिया, और इसकी जो दिशा है वो ए से पी की तरफ है, तो यहां लिख दिया एपी दिशा में, एपी दिशा में। अब हम यही चीज माइनस क्यू आवेश के कारण देखेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण, ये कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ा समझने पे ध्यान दो, काहे मारे जा रहा लिखने में, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस क्यू आवेश ये है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां निकालनी। तो बेटा इसमें भी एल है, ये भी आर है, तो इसकी भी दूरी कितनी होगी, वही सेम रहेगी, जो दूरी इसकी है वही दूरी इसकी रहेगी, क्योंकि एंगल सेम है। तो इसके लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, E2 = 1/4πε0। ये आवेश को माइनस लेना नहीं है, क्यू लेना है, और दूरी भी यही रहेगी, √r² + l² का होल स्क्वायर। और इसकी दिशा रहेगी पीवी दिशा में, पीवी दिशा में, पीवी दिशा में, पी से बी की तरफ, पीवी दिशा में। अब आप ध्यान से देखो, E1 इस दिशा में है, E2 इस दिशा में, लेकिन है दोनों परिमाण में बराबर। मान कैसे हैं दोनों के, बराबर है। तो हम यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से E1 = E2, E1 = E2। इतना लिख सकते हैं कि नहीं। देखो राइट हैंड साइड देखो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कितने हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब अगर ये बराबर है तो हमने क्या किया, अब E1 के दो कंपोनेंट करेंगे, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, सिंस E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। ध्यान से देखो, E1 और E2 के दो कंपोनेंट की मतलब दो भागों में तोड़ दिया, तो एक आया cos थीटा, एक आया sin थीटा। ऐसे इसको भी तोड़ दिया, एक cos थीटा और एक sin थीटा। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों बराबर तो है ही, और विपरीत दिशा में भी है, एक ऊपर है तो एक नीचे, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो सिंस E1 sin थीटा = E2 sin थीटा, तथा ये विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में बराबर हैं और विपरीत दिशा में, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अब E1 sin cos थीटा और E2 cos थीटा तो एक ही दिशा में, ये तो कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो कैंसिल नहीं कर पाएंगे, एक ही दिशा में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो तथा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो हम दोनों को जोड़ देंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। अब E1 E2 तो पहले से प्रूव कर चुके बराबर है, तो क्या मैं E2 की जगह E1 रख सकता हूं ना। तो यहाँ E1 रखेंगे तो E1 cos थीटा क्या हो जाएगा, 2E1 cos थीटा, क्योंकि E2 को हम E1 रख देंगे और E2 को जैसे यहाँ E1 रखेंगे तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, तो E1 cos थीटा और E1 cos थीटा क्या हो जाएगा, 2E1 cos थीटा। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब आपके पास में E1 की तो वैल्यू है, आपके पास में किसकी वैल्यू नहीं है, cos थीटा की, तो cos थीटा की तो हम त्रिभुज से निकाल लेंगे ना। इधर देखो बेटा, इसमें E1 की वैल्यू तो है हमारे पास में, cos थीटा की नहीं है, तो cos थीटा को हम क्या करेंगे, त्रिभुज से निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा साइड में त्रिभुज POA, तो POA में cos थीटा = आधार अपॉन कर्ण r² + l²। बताओ बात समझ में आ गई। आधार अपॉन कर्ण होता है, cos थीटा = क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। तो हमने इससे निकाल दिया, रख दो इसमें। तो हमने यहाँ पे रखा 2E1 की वैल्यू कितनी है, देखो
1/4πε0 Q अपॉन √r² प्लस L² का होल स्क्वायर इनटू cos थीटा की वैल्यू ये रखिए L/√r² प्लस L²। cos थीटा की वैल्यू रख दी, अंडर रूट से देखो स्क्वायर काट दिया तो ये आ गया E = 1/4πε0 Q, और इस 2 का यहां मल्टीप्लाई कर दिया L से। 2 का मल्टीप्लाई किससे कर दिया? L से। तो क्या हो गया? 2L अपॉन ये बच्चा r² प्लस L², और ये बच्चा बेटा √r² प्लस L²। तो अंडर रूट को मैं पावर 1/2 लिख सकता हूं, अंडर रूट को पावर 1/2 लिख सकता हूं। अंडर रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2। तो अब इसमें पावर है 1 घात, इसमें घात है 1/2। तो जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ती हैं, तो 1 में 1/2 जोड़ देंगे, 1 में 1/2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 3/2। 2 एकम 2 1 3 आ जाएगा कि नहीं? तो मैं यहां पर E = 1/4πε0 Q × 2L को क्या लिख सकते हैं? P। Q × 2L, क्योंकि P = क्या होता है? Q × 2L। तो यहाँ पे हमने P रख दिया और ये आ गया r² प्लस L² की पावर 3/2 न्यूटन अपॉन कूलम। अब हमने यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पे लिखा सिंस L इज लेस देन R, तो L² को क्या कर देंगे? L² को छोड़ने पर, क्योंकि L तो बहुत छोटा था, तो जब हम L² को छोड़ देंगे तो इसमें E कितना आ जाएगा बेटा? 1/4πε0 P/r², और पावर कितनी है? 3/2। तो देखो 2 से 2 कट गया, तो E = आ जाएगा 1/4πε0 P/r। न्यूटन अपन कूलम, इतना समझ में आ गया? अब अगर मान लो ये पूरा जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है वो किस में रखा है? माध्यम में रखा है। किस में रखा है? माध्यम। तो अगर ये माध्यम में रखा है, यदि माध्यम उपस्थित हो तो जब ये माध्यम उपस्थित होगा तो E = 1/4πε0 K P/r, ये आंसर आ जाएगा कि नहीं? और न्यूटन अपॉन आ गया समझ में? इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे? देखो बेटा सुन लो, थ्योरी कैसे लिखेंगे? माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q से आवेश मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी 2L है। इसमें देखो इसकी बीच की दूरी कितनी है? 2L। जो इसमें डायग्राम में देखना, बस वही थ्योरी लिखनी है, रटनी नहीं है, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग। A, B एक विद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी 2L है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये थ्योरी लिखनी, क्लियर? लिख लो।